ये वीडियो तो हमारा चैप्टर है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स नेम से जो है, जैसे आप देख सकते हैं हाइड्रो, ये जो हाइड्रो है यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन को, और बाकी आपके पास क्या बचा है यहाँ पे, कार्बन बचा है। तो हाइड्रोकार्बन्स ओवरऑल जो है वो इसके अंदर दो चीज़ें आ रही हैं, हाइड्रोजन आ रहा है और कार्बन आ रहा है। इसके इंट्रोडक्शन में हम जाते हैं तो आपको बताता है कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपने याद रखना है कि ये सिंपलेस्ट टाइप है, सिंपलेस्ट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सिंपलेस्ट क्यों है? क्योंकि इस पर सिर्फ और सिर्फ कार्बन है और हाइड्रोजन है, बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं है इसके अंदर। हाँ, अबंडेंस बहुत ज़्यादा है, इनके मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तादाद में है ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स, लेकिन ये सिंपलेस्ट टाइप है क्योंकि इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है। थर्ड टाइप का कोई भी एलिमेंट जो है वो इनके अंदर नहीं है। ये पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनको बोला जाता है। दैट्स वाई ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन दे आर टर्म्ड एज द सिंपलेस्ट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अगर आपसे पूछा जाए वाई हाइड्रोकार्बन्स आर टर्म्ड एज द सिंपलेस्ट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो आप इसका आंसर कर सकते हैं बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो डिस्कस की गई यहाँ पे, कार्बन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग स्टेबल चेन्स। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये कार्बन ऐसी चीज़ है जो कि चेन को बना रही है। जैसे कि मैंने एक छोटा सा स्ट्रक्चर यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये कार्बन्स हैं जो कि इस चेन को बना रही हैं। चेन सारा का सारा कार्बन से बना हुआ है, बाकी जितना भी हाइड्रोजन है वो सारा चेन से बाहर है, वो चेन का हिस्सा नहीं है। चेन सिर्फ और सिर्फ किसने बनाई हुई है? कार्बन ने बनाई हुई है। ठीक है, तो कार्बन जो है, कार्बन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द स्टेबल चेन्स। ठीक है, जितना नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा होंगे उतना कार्बन चेन ज़्यादा स्टेबल होती चली जाएगी, उतना उसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स भी ज़्यादा होते चले जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि पूरी चेन में कार्बन है और बाहर सिर्फ हाइड्रोजन है। तो इतने सिंपल हैं ये कि इनमें टू टाइप्स ऑफ एटम्स हैं, किसी थर्ड टाइप ऑफ एटम जो है वो कोई भी इसकी प्रेजेंस इसके अंदर नहीं है। डैट्स वाई ये सिंपलेस्ट है, बहुत ही सिंपल। अब बाकी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो एडवांस्ड हैं, लाइक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आ जाते हैं यहाँ पे, या हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आ जाते हैं, तो वो सारे के सारे वो इन्हीं से ड्राइव हुए हैं। ठीक है, वो इन्हीं के ही डेरिवेटिव्स हैं। तो ये आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टार्ट में पढ़ा था, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की टू टाइप्स हैं, एक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और दूसरे आपके पास डेरिवेटिव्स होते हैं। तो ये हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, इसके अलावा तीसरी टाइप का आइटम इसमें नहीं होता। बाकी जो डेरिवेटिव्स हैं उनकी तो फिर बेबहा आगे टाइप्स हैं, तो वो इन्हीं से ही ड्राइव हुए हैं, डेट्स वाई उनको डेरिवेटिव्स बोला जाता है। उसके बाद हम इसकी क्लासिफिकेशन के ऊपर आते हैं। क्लासिफिकेशन में अगर हम इसकी बात करें तो इसकी जो है वो 4 क्लासेस हमें यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ बॉन्ड। ठीक है, हमें जो है वो 4 जो है वो इसकी क्लासेस दे दी गई हैं इसके टाइप ऑफ बॉन्ड के बेस के ऊपर। तो क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ बॉन्ड के बेस पर की गई है यहाँ पर। जी, तो बेटा टाइप ऑफ बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं तो टाइप ऑफ बॉन्ड के बेस पे हमारे पास 4 क्लासेस हैं। पहली क्लास है हमारे पास एल्केन्स, दूसरे एल्कीन्स, तीसरे एल्काइंस और लास्ट में हमारे पास आ जाते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो ये 4 जो है वो हमारे पास टाइप ऑफ बॉन्ड के बेस पर क्लासीफाई किए गए। ठीक है, इनमें अगर हम एल्केन्स की बात करते हैं तो एल्केन्स जो हैं इनके अंदर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, एल्कीन्स में डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है, एल्काइंस में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं इसमें अल्टरनेटिव सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में सिर्फ सिंगल बॉन्ड नहीं होता, सिर्फ डबल बॉन्ड नहीं होता, इनकी क्लास अलग है। इनमें सिंगल बॉन्ड भी होते हैं, इनमें डबल बॉन्ड भी होते हैं, तो इनमें अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, तो ये 4 जो है वो आपके पास मेजर टाइप हैं। एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। ठीक है, जस्ट लाइक हम जो है वो यहाँ पे बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। बेंजीन को अगर हम देखते हैं, सिंपल बेंजीन एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है जिसमें एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड भी है, सैचुरेशन भी है और अनसैचुरेशन भी है इसके अंदर। दैट्स वाई एरोमेटिक्स की क्लास डिफरेंट होती है, वो इन तीनों से अलग है। तो ओवरऑल जो है वो आपको 4 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन इसके अंदर मिलेंगे। इसके अगर हम फर्दर क्लासिफिकेशन के अगर जाते हैं तो फर्दर क्लासीफाई किया गया इनको 2 टाइप्स में, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सैचुरेटेड की अगर हम बात करें तो सबके अंदर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, और अगर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में डबल बॉन्ड भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो ये 3 जो है वो इसके अंदर टाइप्स दी गई हैं। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड वालों को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, डबल और ट्रिपल वालों को हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। जी, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इन मेंबर्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। सो मेंबर्स ऑफ दीज क्लासेस हैव डिफरेंट
केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो केमिकली ये एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं क्योंकि इनके टाइप ऑफ बॉन्ड डिफरेंट है। जब टाइप्स ऑफ बॉन्ड डिफरेंट होंगे तो इनके रिएक्शंस भी डिफरेंट होंगे, सो ऑब्वियसली इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कि फ़िज़िकली इनकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर हैं या डिफरेंट हैं। तो जैसे यहाँ पर हमें दिया गया है कि यहाँ पे फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सबकी सिमिलर होती हैं, एक जैसी प्रॉपर्टीज़ हैं सबकी। उसके बाद ऑलमोस्ट ये सारे के सारे नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर का मतलब क्या है कि इनके ऊपर चार्जेस नहीं होंगे और ये क्या होंगे, इनसॉल्युबल होंगे पानी में। पानी आपको पता है कि ये एक पोलर कॉम्पाउंड है, तो पोलर कॉम्पाउंड्स के अंदर नॉन पोलर कॉम्पाउंड्स कभी भी डिज़ोल्व नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि लाइक डिज़ोल्व्स लाइक का रूल इसके ऊपर अप्लाई होता है। नॉन पोलर में डिज़ोल्व होंगे, पोलर वाले पोलर में। तो चूँकि नॉन पोलर हैं तो नॉन पोलर में डिज़ोल्व होंगे, वाटर चूँकि पोलर है तो उस पर डिज़ोल्व नहीं होंगे। उसके बाद ये डिज़ोल्व होते हैं किसके अंदर, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर, जैसे कि हमने पहले डिस्कस कर लिया लाइक डिज़ोल्व्स लाइक, कि नॉन पोलर हैं खुद भी तो नॉन पोलर में ही डिज़ोल्व होंगे। उसके बाद ज़्यादातर जो है इनमें गैसेस हैं या क्या हैं, वोलेटाइल लिक्विड्स हैं, ठीक है, क्योंकि लो मॉलिक्यूलर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन्स कम होते हैं, तो उस वजह से इनका मॉलिक्यूलर मास कम होने की वजह से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते हैं, तो रूम टेम्परेचर पे आपको गैसेस फॉर्म में मिलेंगे। या अगर मास बहुत ज़्यादा हो जाए तो आपको लिक्विड्स की फॉर्म में मिलेंगे, और वो लिक्विड्स भी क्या होंगे, वोलेटाइल होंगे। वोलेटाइल का मतलब होता है लो बॉइलिंग लिक्विड्स, जो कि बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं, जस्ट लाइक पेट्रोल, ठीक है। आप पेट्रोल की बोतल होती है ना, आप उसका ढक्कन ओपन करेंगे तो वो रूम टेम्परेचर पे फ़ौरन से उड़ना शुरू हो जाएगा, इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। तो वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं, लो बॉइलिंग लिक्विड्स होते हैं, क्योंकि नॉन पोलर होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ही वीक होती हैं, डैट्स वाई इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। रूम टेम्परेचर पे ज़्यादातर आपको गैस फॉर्म में मिलेंगे, या अगर लिक्विड्स भी हैं तो वोलेटाइल लिक्विड्स हैं जो फ़ौरन से इवेपोरेट होना शुरू हो जाएंगे थोड़े से टेम्परेचर पे। उसके बाद वोलेटिलिटी की अगर हम बात करें तो वोलेटिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है विद द इंक्रीज़ ऑफ मॉलिक्यूलर मास। जितना मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता चला जाएगा उतनी वोलेटिलिटी जो है वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। जैसे अगर हम पेट्रोल की निस्बत मिट्टी के तेल को देखें, ठीक है, तो वो कैरोसिन ऑयल जो है उसकी वोलेटिलिटी ज़्यादा है। ऐसे ही जो है वो अगर आप जैसे बाइक्स के अंदर मोबाइल ऑयल्स वगैरह डलवाते हैं तो मोबाइल ऑयल्स वो भी लिक्विड्स हैं, लेकिन उनकी वोलेटिलिटी जो है वो बहुत ही कम है, ठीक है। पेट्रोल की वोलेटिलिटी ज़्यादा है क्योंकि पेट्रोल के अंदर जो है वो नंबर ऑफ़ कार्बन जो है वो कम होते हैं, उसमें ज़्यादातर 7 या 8 कार्बन होते हैं, ठीक है। अगर आप मोबाइल ऑयल्स के अंदर जाएँ तो 17 टू 18 जो है 15 टू 17 कार्बन जो हैं वो मोबाइल ऑयल्स, कैरोसिन ऑयल वगैरह के अंदर आ जाते हैं। तो जितना नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम्स आप बढ़ाते चले जाएंगे उतना जो है वो उनकी वोलेटिलिटी कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो वोलेटिलिटी जो है वो डिपेंड करती है मॉलिक्यूलर मास पे। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उतने वो लेस वोलेटाइल होंगे और देर से इवेपोरेट होंगे और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे। जितना मॉलिक्यूलर मास कम होगा उतना उसकी वोलेटिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी और वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा वहाँ से, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। उसके बाद पॉइंट दिया गया दिस इज़ वाई लो मॉलिक्यूलर मास की अगर हम बात करते हैं, जिन हाइड्रोकार्बन्स का मॉलिक्यूलर मास कम है तो वो किस फॉर्म में होते हैं, वो गैसेस फॉर्म में होते हैं एट रूम टेम्परेचर। लाइक अगर आप मीथेन या ईथेन की बात करते हैं तो इनका मॉलिक्यूलर मास कम है, इसमें सिर्फ एक कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है। तो जिनका मॉलिक्यूलर मास कम होता है वो रूम टेम्परेचर पे उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक होती हैं, तो वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर पाते, तो वो गैसेस फॉर्म में आपको मिलेंगे क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर मास कम है। तो बेटे नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉडरेट मॉलिक्यूलर मास की। तो मॉडरेट हाइड्रोकार्बन जिनका मॉलिक्यूलर मास मॉडरेट होता है वो किस फॉर्म में आपको मिलेंगे, लिक्विड फॉर्म में, लाइक हेक्सेन जिसमें 6 कार्बन होते हैं। तो इसमें 6 कार्बन हैं, पीछे गैसेस के अंदर आप देखें 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ये मोस्टली लो मॉलिक्यूलर मास हैं। तो जितना कार्बन आइटम ज़्यादा होते चले जाते हैं उतना उनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, जितना कम होंगे उतना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज वीक होंगे। तो यहाँ पे चूँकि कार्बन्स कम है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज वीक थी, डेट्स वाई गैसेस फॉर्म में थे। मॉडरेट कार्बन आ जाएंगी, कार्बन ज़्यादा हो गई हैं तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास जो है वो ज़्यादा हो गया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो गई हैं, तो यहाँ पे फिर वो मज़ीद क्लोज आएंगे और किस फॉर्म में चले जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में, लेकिन ये वोलेटाइल लिक्विड्स होंगे। दूसरी तरफ अगर आप हायर मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं तो वो फिर लिक्विड स्टेट से किस में चले जाते हैं, सॉलिड स्टेट में चले जाते हैं, ठीक है। लाइक डेकेन वगैरह 10 कार्बन वाले जो हैं ये आपको सॉलिड फॉर्म के अंदर मिलेंगे। तो आपने देखा कि जितना कार्बन आइटम्स आप बढ़ाते चले जा रहे हैं उतना मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है और उतना जो है वो उनकी फिजिकल स्टेट्स भी चेंज हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पॉइंट आ गया इसके यूजेस का, कि ये जितने भी आपके फॉसल फ्यूल्स हैं ये सारे के सारे क्या हैं, हाइड्रोकार्बन है। फॉसल फ्यूल्स की अगर हम बात करें लाइक कोल है, पेट्रोल है, नेचुरल गैस है,
ठीक है। तो ये पेट्रोलियम वगैरह ये सारे के सारे फॉसल फ्यूल्स हैं। फॉसल फ्यूल्स क्या होते हैं? फ्यूल यानी ईंधन जो बर्न होता है और आपको हीट एनर्जी प्रोवाइड करता है, डेट इज कॉल्ड एज अ फ्यूल। फॉसल्स क्या होते हैं? रिमेनिंग्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो आपने पढ़ा था कि जितने भी कोल हैं, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये डेड प्लांट्स और एनिमल्स की जो कि ज़मीन के नीचे बरिड थे, दफन हो गए थे, उनकी बॉडीज़ की बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन की वजह से और ज़मीन के हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से वो कन्वर्ट हो गए मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद। वो पेट्रोलियम के अंदर, नेचुरल गैस के अंदर, कोल के अंदर वो कन्वर्ट हो चुके हैं वो सब। तो ये सारे के सारे आपको पता है। पेट्रोलियम उसके अंदर भी बहुत सारा आपको फ्यूल मिलता है। इसी तरह से नेचुरल गैस में सीएनजी, एलपीजी है, वो भी एज अ फ्यूल काम करती है। कोल की डिफरेंट टाइप्स हैं, वो एज अ फ्यूल काम करते हैं बर्निंग के प्रोसेस के थ्रू। ये सब के सब आपको हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो सबसे मेन फंक्शन क्या है कि जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं ये फॉसल फ्यूल्स के तौर पर काम कर रहे हैं, यानी जितना भी आपका एनर्जी सेक्टर है वो सारा का सारा फॉसल फ्यूल बेस्ड है। ठीक है। तो ये कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है हाइड्रोकार्बन्स की कि आपकी जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, ठीक है, ये सारे के सारे वहाँ पे आपका कोल यूज़ होता है, नेचुरल गैस यूज़ होती है, पेट्रोल का यूज़ होता है। तो वो सारी प्रोडक्शन जो है, आपकी बिजली जो बन रही है, आपकी जो फैक्ट्रियों के अंदर मशीनरीज चल रही हैं, आपकी गाड़ियाँ हैं, बाइक्स हैं, प्लेन्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग, उनको एनर्जी चाहिए उनकी मोटर्स को चलने के लिए। तो फॉसल फ्यूल्स कहीं ना कहीं वो यूज़ हो रहे हैं वहाँ पे। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है इसकी। उसके बाद सेकंड चीज़ क्या है? यूज़ एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल्स, यानी एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल्स जो हैं उनको बनाने के अंदर स्टार्ट में इनको यूज़ किया जाता है। इनकी जो बेस बनती है ऑर्गेनिक केमिकल्स की, उनकी में स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पर यूज़ होते हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल लेवल पे आपका प्लास्टिक प्रिपेयर हो रहा है। इसी तरीके से रबर, सिंथेटिक रबर आपका प्रिपेयर हो रहा है। इसी तरीके से सिंथेटिक फाइबर्स हैं आपके, फर्टिलाइजर्स, खाद्य वगैरह आपकी बन रही हैं। ठीक है। तो ये सारे जो है वो इंडस्ट्रियल लेवल पे कुछ आपको प्रोडक्ट्स दिए गए हैं। और भी बेबहा प्रोडक्ट्स हैं जो हाइड्रोकार्बन्स की बेस पर बन रहे हैं, जहाँ पे आपको चंद एक प्रोवाइड कर दिए गए हैं। ठीक है। तो ये इसके जो मेन यूजेस हैं ये आपने देख लेना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आदत है, इसको आपने याद रखना है। सो होप सो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। पिक्चर्स वगैरह मैं आपको शेयर कर दूंगा इस लेक्चर की, तो आपने जो है वो देख लेना है। क्वेश्चंस वगैरह मैंने ऑलरेडी इसके बना दिए हैं। मेन हेडिंग्स जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो है मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।